ओके, चलिए फिर अब शो की शुरुआत करते हैं। और आशीष, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पिछले 2-3 हफ्ते उसने एकदम ऑलमोस्ट एक मार्केट के ऊपर बाम की तरह काम किया है, खासतौर से पोर्टफोलियो के ऊपर। एक चीज़ जो आई थिंक सबने मिस कर दी फ्राइडे को, इंक्लूडिंग मी, मैंने भी मिस कर दी फ्राइडे को ये चीज़। मिड कैप और स्मॉल कैप की जो बहुत शानदार रिकवरी हुई उसमें स्मॉल कैप इंडेक्स ने फ्राइडे को ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लगा दिया टेक्निकली, मतलब थोड़ा सा ही दूर रह गया था। और जो अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग स्मॉल कैप इंडेक्स ने फ्राइडे को दी, और ये एक बहुत शानदार मूव है, क्योंकि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स आपका ऑल टाइम हाई पर है तो मतलब आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा कर रहा है ना। एक नॉर्मल पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा कर रहा है। अब उसमें अगर आप कुछ 5-6 स्टॉक्स में फंस गए और एकदम हाईएस्ट लेवल पर, अगर तो वो है तो अलग बात है। स्मॉल कैप इंडेक्स अपने इंटरडे रिकॉर्ड हाई से भी अब सिर्फ 0.75% दूर रह गया है। स्मॉल कैप का हाई था 19,640 और फ्राइडे का हाई था 19,515 के करीब करीब। तो बहुत ज़्यादा पॉइंट के हिसाब से बचे नहीं। हो सकता है अगर आज थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी होती तो आज शायद स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई लगा भी देता। और ये देखिए 19,640 जो 6 सितंबर को लगा था, 6 सितंबर को 19,640 लगा था, वहाँ से 10% से ज़्यादा के करीब इंडेक्स में करेक्शन आई थी। वो पूरी की पूरी स्मॉल कैप इंडेक्स रिकवर कर चुका है, जिसमें से काफ़ी कुछ तो इसी महीने में आया, दिसंबर महीने में। तो ये एक बहुत शानदार चीज़ है मार्केट के लिए कि लोगों के पोर्टफोलियोज रिकवर हुए हैं। और इसमें एक चीज़ है, लेकिन ये रिकवरी तब आई है जब काफ़ी लोग ऑलरेडी निकल चुके थे मार्केट से। जब पेन पॉइंट इतना बढ़ गया था कि काफ़ी लोगों ने कहा था कि नहीं बस अब तो मैं निकल रहा हूँ, उसके बाद से रिकवरी आई है। खैर एनीवे, मिड कैप इंडेक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब 3.6% दूर है। मिड कैप इंडेक्स का ऑल टाइम हाई था 60,925, अब हम आगे करीब करीब 58,704 पर, लेकिन यहाँ पर भी बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली है। दिक्कत में फिर कहाँ पर है? अब दिक्कत मैं फिर कह रहा हूँ, अब सिर्फ उन लोगों की रह गई है जिन्होंने बहुत हाई मोमेंटम वाले स्टॉक्स बहुत हाई प्राइस पर ले लिए थे, ठीक है, वहाँ दिक्कत है। अदरवाइज आपके पोर्टफोलियो में अब कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 6% दूर है। अब उसके इंटरनल समझते हैं, हम बार बार बात करते हैं कि निफ्टी के 4 मेन पिलर्स हैं। तो निफ्टी 6% क्यों दूर है अपने ऑल टाइम हाई से? क्योंकि निफ्टी आईटी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है। निफ्टी आईटी तो रोज़ नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है। इवन फ्राइडे को भी निफ्टी आईटी ने एक इंट्राडे में फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया था। और उसके अलावा निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गया है, सिर्फ 1.8% अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। पॉइंट के हिसाब से हमने बात भी की थी, सिर्फ 500 पॉइंट फ्राइडे के हाई पर अपने ऑल टाइम हाई से दूर रह गया था। फिर क्यों निफ्टी अभी भी 6% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से? उसमें 2 कारण हैं। एक है रिलायंस। हालांकि रिलायंस ने अब चलना शुरू किया, पिछले कुछ दिनों में रिलायंस में शानदार मूव आए हैं, लेकिन रिलायंस अभी भी अपने लाइफ हाई से करीब करीब 18% दूर है। उसका ऑल टाइम हाई 1608 का था, अभी हम 1311 पर हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा मूव आना शुरू हुआ है। और दूसरा एफएमसीजी, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से करीब करीब 18% दूर है। 3000 का उसका ऑल टाइम हाई था। और ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो सितंबर के बाद से गिरे थे, जो अर्निंग सीजन, जो पिछला अर्निंग सीजन काफ़ी ख़राब था, वहाँ पर इम्पैक्ट आया था उसकी वजह से। तो अगर तो आप इन पॉकेट्स में फंसे हुए हैं तब आपका पोर्टफोलियो दिक्कत में। अदरवाइज एक्स ऑफ दीज 2 स्पेसिस आपका पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से शानदार तरीके से रिकवर कर चुका है। और मार्केट में फिर से एक बार जो लोअर लेवल पर अगर आपने एज इन्वेस्टर अप्रोच किया मार्केट को, तो मार्केट ने आपको रिवॉर्ड किया बेसिकली। पिछले कुछ दिनों से वाकई जो इतना सरदर्द था पोर्टफोलियो का, उससे तो रिकवर कर गए सबके सब। रिटेल पोर्टफोलियोज कहीं बेहतर अब सबको नजर आ रहे होंगे। कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, भरोसा सबका बड़ा होगा। जो तो दिक्कत वाली पॉकेट्स हैं, रिलायंस, इस पे कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, आगे आऊंगा उनको मेंशन करूंगा। एफएमसीजी जो दिक्कत कर रही है उस पर अपन आएंगे। आज एफएमसीजी चर्चा में रहेगा, गोदरेज कंज्यूमर के जो अपडेट्स की चर्चा हुई है उस पर और डिटेल में उतरेंगे। लेकिन पहले अब हमने इस हफ्ते कहाँ नज़र क्या इंपॉर्टेंट है उस पर बातचीत कर ली। मोटा मोटी कुछ हद तक सटल हिंट्स मिल गए हैं बाजार के टेक्सचर को लेकर। पर इस हफ्ते अब जिस तरह के सिनेरियो पेंटिंग हो चुकी है, क्या करें ट्रेडर्स और क्या करें इन्वेस्टर्स, वो समझ लेते हैं। क्या अप्रोच रहेगा दोनों का? देखिए, एक चीज़ तो आप मान के चलें, हमारा जो सबसे बड़ा ट्रेंड है वो अप है। हम एक मल्टी ईयर मल्टी डेकेड बुल मार्केट में, इसकी हमने बात की। अगर आपका व्यू
20 साल का 25 साल का है तो निफ्टी 1.5 लाख भी जाएगा, उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। उसमें आप चाहे फिर 22,000 पर खरीद रहे हो 25,000 पर खरीद रहे हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप एक प्योर इन्वेस्टर हैं तो आपको भारत में कभी दिक्कत नहीं आएगी। पिछले 20 साल में नहीं आई है, अगले 20 साल में नहीं आएगी। हाँ, बीच बीच में फेजेस आएंगे जिसमें इस तरीके से मार्केट आपको करेक्शन देगा। दूसरी चीज़, अगर आपका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड है, अगेन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर डिवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो है आशीष, तो फिर आप कुछ स्टॉक्स आपको ऑब्वियसली तंग करेंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टॉक्स क्योंकि अब ऑल टाइम हाई पर है, उसके करीब है, तो इसके लिए वो आपको बेसिकली बचा लेंगे। तो आई थिंक पिछले 3 महीने के जो मूव्स आए ना, उससे एक लेसन जो मिला है कि कभी भी अपने सारे एग्स ना एक बास्केट में मत डालिए। बेसिकली एक पर्टिकुलर सेक्टर पर या एक पर्टिकुलर स्टॉक पे बुलिश होकर सारा उस पर मत डालिए। आपके पोर्टफोलियो में ना HDFC बैंक भी होना चाहिए और जोमेटो भी होना चाहिए। मतलब ये जस्ट 2 साइन बता रहा हूँ, एक एकदम हाई बीटा स्टॉक, एक एकदम लो बीटा स्टॉक का। पोर्टफोलियो में इन्फोसिस भी होना चाहिए, पोर्टफोलियो में हेल भी होना चाहिए। तो उससे होता क्या है, कुछ फेजेस आएंगे जिसमें मार्केट कुछ स्टॉक्स में दिक्कत देगा, कुछ स्टॉक्स में आपको पैसा बना के देगा, लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो डिवर्सिफाइड होगा तो आप ओवरऑल बड़ा पैसा बनाएंगे इस समय इस भारतीय मार्केट में। ट्रेडर के लिए स्क्रीन से बड़ा और कोई कुछ नहीं होना चाहिए। स्क्रीन जो चीख चीख के कह रही है आपको वो करना है। सितंबर अक्टूबर में स्क्रीन चीख चीख कर कह रही थी कि ये मार्केट सेल ऑन रैली का था, आपको सेल ऑन रैली करने की ज़रूरत थी। नवंबर के सेकेंड हाफ और दिसंबर के फर्स्ट हाफ से स्क्रीन आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि अब मार्केट बाय ऑन डिप्स बन चुका है, तो अब आप बाय ऑन डिप्स करिए। ये टेक्सचर अगर फिर बदल गया, वापस सेल ऑन रैली पर चला गया, तो वापस सेल ऑन रैली करिए। तो जब स्क्रीन बोले खरीदो तो खरीदो, जब स्क्रीन बोले बेची तो बेचो, सिंपल। अच्छा, ट्रेडर्स को ना एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। मार्केट्स में ना हमारे फेजेस होते हैं, एक होती है कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट, एक होती है ट्रेंडिंग मार्केट। अब पिछले 2-3 दिन से अब हम कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट में, उससे पहले हम एक ट्रेंडिंग मार्केट में थे। कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट में आपका व्यू होना चाहिए छोटा मुनाफा और छोटा लॉस। कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट मतलब रेंज सिमट रही है, थोड़ी सी धीरे धीरे सिमट रही है। Yes. ऐसी मार्केट में आपका व्यू होना चाहिए छोटा मुनाफा और छोटा लॉस। एक्सपैंडिंग मार्केट जो कि सितंबर अक्टूबर में डाउन साइड पर थी और अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट हाफ में जो अप साइड पर थी, वहाँ आपका व्यू होना चाहिए बड़ा मुनाफा और छोटा लॉस। बड़ा मुनाफा और बड़ा लॉस नहीं, वहाँ पर भी बड़ा मुनाफा और छोटा लॉस। स्टॉप लॉस फिर भी आपका वहाँ पर टाइट होना चाहिए। बड़े लॉस को सिस्टम से ख़त्म कर दीजिए। इस मार्केट में टिका वो जिसने सितंबर अक्टूबर में बड़ा लॉस नहीं किया। बस अगर आपने सितंबर अक्टूबर में बड़ा लॉस कर लिया ना, आप ये अक्टूबर नवंबर में आप नवंबर सेकंड हाफ और दिसंबर की रैली आप एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि आपके पास कैपिटल ही नहीं थी। तो इसके लिए अगर आपका कैपिटल ही नहीं तो एंजॉय कहाँ से करेंगे? तो इसके लिए बड़े लॉस को एलिमिनेट करिए सिस्टम से। उसका तरीका होता है अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना, बहुत ज़रूरी है उसको, और अपनी पोजीशन साइज को रिस्पेक्ट करना अपने हिसाब से, ताकि आप लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा सकें। ये आई थिंक पिछले 2-3 महीने का एक थोड़ा सा लेसन रहा होगा ना। बिल्कुल ठीक है। निफ्टी में आईटी और बैंक्स तो बेहतर विकेट पे थे। 2 पिलर्स जो लड़खड़ाए हुए नजर आए, वो रिलायंस था जो कि अब तो खैर लो लेवल से रिकवर कर रहा है, और दूसरा एफएमसीजी था। और क्योंकि आपने अपनी अपफ्रंट कमेंट्री में गोदरेज कंज्यूमर के थ्रू सटल हिंट्स दे दी कि चैलेंजिंग उसका आउटलुक सामने आया है, तो क्या ऐसे में एफएमसीजी और भी सताने वाला है? देखिए, इसमें बस एक चीज़ है, ये अपडेट जो आया ना, ये गोदरेज कंज्यूमर से आया, जिसका मार्केट को थोड़ा हिंट था कि पिछला क्वार्टर भी काफ़ी ख़राब था। अगर ये अपडेट बाई चांस लीवर से आ गया होता है ना, तो बहुत दिक्कत थी। लेकिन गोदरेज कंज्यूमर का क्वार्टर पहले भी, पिछला भी ख़राब ही था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने और ऑलरेडी वार्निंग दे दी है कि भाई जनवरी के नंबर से पहले लोगों को तंग, मतलब वो बता दिया कि हमसे मत एक्सपेक्ट, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब हम आपको कुछ डिलीवर नहीं करके दे पाएंगे। इससे होगा क्या ना, ये स्टॉक बाय द टाइम जब फाइनल अर्निंग्स आएंगे ना, उससे पहले बॉटम आउट हो चुका होगा, क्योंकि पहले ही वार्न कर चुका है। तो लेकिन सवाल क्या है, सवाल ये है कि क्योंकि ये एक उस स्पेस को रिप्रेजेंट करता है जिसने मार्केट को सबसे ज़्यादा तंग किया था, और हमारी बात क्या हो रही थी इस अर्निंग सीजन को, हमारी इस मार्केट की रैली को लेकर बात क्या हो रही थी, इस मार्केट रैली का थीसिस या वो कहाँ पर था, जो बेस था वो क्या था? बेस ये था कि अब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, अब गवर्नमेंट स्पेंड करेगी और उसका इम्पैक्ट अब आपको रूरल स्पेंडिंग में दिखाई देगा, लोगों के पॉकेट्स में पैसा जाएगा। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि ऑलरेडी हाफ क्वार्टर निकल चुका है, हाफ से ज़्यादा क्वार्टर ऑलरेडी निकल चुका है। अक्टूबर और नवंबर के बीच में 2 महीने निकल चुके हैं। तो अगर दिसंबर में ग्रीन शूट्स आने भी शुरू हुए तो वो कमेंट्री में आएगा। तो ये हमारी बात ये हुई थी कि जो Q3 का अर्निंग सीजन है शायद वो रहे खराब ही, लेकिन उतना खराब ना हो, एक तो जितना Q2 था, क्योंकि दिसंबर शायद थोड़ा बेटर हो, और दूसरा थोड़ी सी अगर कमेंट्री बेटर हो। तो ये ऑलरेडी हमको बोल रहे हैं। लेकिन मैं 3-4 ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, ज़्यादातर का मानना है कि इसको आप एक
अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर का व्यू नहीं ले सकते। ये हो सकता है कि सिर्फ एक गोदरेज कंज्यूमर का एक स्पेसिफिक इशू हो, उसकी वजह से आज गोदरेज कंज्यूमर तो बहुत दिक्कत में आने वाला है। स्टॉक में तो आज मुझे लग रहा है कि आज का शायद एक्सीडेंट ऑफ द डे भी हो सकता है, वहाँ पर थोड़ी सी पिटाई हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर एनालिस्ट का ये मानना है कि ये शायद एक वन ऑफ है, इसके लिए मैं इसको एक्सटेंड नहीं करूँगा। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर यही चीज़ लीवर ने बोली होती तो फिर एक बहुत बड़ा नेगेटिव होता, लेकिन क्योंकि एक ऐसी कंपनी ने बोली है जिसका ज़्यादातर रिप्रेजेंटेशन सोप्स और पर्सनल केयर ब्रांड्स में है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। लेकिन जो भी है, ये चीज़ तो आप मान के चलिए कि ऐसा नहीं होगा कि बस Q3 का अर्निंग सीजन आएगा और कहेगा कि ऑल इज़ ओके। वो जो Q2 में पेन आई थी वो लिंगर ऑन तो करेगी, ऐसा नहीं है कि बस एकदम से आप इम्प्रूव कर जाएंगे। बस ये है कि उसके बाद आगे क्या कमेंट्री उसके बाद कैसे रहने वाली है, आई थिंक ये ज़्यादा जरूरी होगा बेसिकली। चलिए, दिक्कत में है एफएमसीजी, लेकिन हो सकता है गोदरेज कंज्यूमर कंपनी स्पेसिफिक हो, पूरे सेक्टर को उस एक ही ब्रश से पेंट ना करें। इनका बिजनेस मिक्स से अलग है, 1/3 सोप से 1/3 होम इंसेक्टिसाइड से, जहां दिक्कत है। बाकियों का इस तरह का बिजनेस मिक्स है नहीं। खैर, मूड थोड़ा सा बिगड़ेगा। अब आते हैं आज के और डिटेलिंग पे। गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखाइए। सुबह से एक फर्स्ट ओपनिंग के इंडिकेशन, सुबह से 40-50 पॉइंट दबाव के साथ खुलेंगे। हफ्ते की शुरुआत होगी इस तरह से गांधीनगर से क्यूज आते हुए। एशिया आपकी स्क्रीन पर आएगा, बुरा नहीं है, एशिया धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है, और खासतौर पर चाइना फेरिफेरल मार्केट्स बेहतर कर रहे हैं, जबकि उनका इन्फ्लेशन का प्रिंट बहुत खराब है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। खैर, मिला जुला एशिया है, मिला जुला यूएस का हैंडओवर था, लेकिन रिकॉर्ड हाइस पे यूएस के बाजार थे। ऐसे में दरअसल हैंडओवर कैसा है, बहुत कुछ हुआ है इस वीकेंड में, सीरिया वीरिया भी सब डेवलपमेंट सामने आ गए थे। कैसा लग रहा है हैंडओवर आज के लिए? बिल्कुल, वीकेंड पे एक और डिक्टेटरशिप का अंत हुआ था। वैसे खैर मतलब काफ़ी कुछ हो रहा है ग्लोबल मार्केट में, तो उस पर भी नज़र रहेगी। एक चीज़ क्लियर है, यूएस मार्केट अपनी अलग चाल में है। यूएस मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है। फ्राइडे को भी नैस्डैक देखिए 0.81% और ऑलमोस्ट 20,000 पर आ गया है नैस्डैक। आई थिंक एक और दिन चाहिए, आज शायद हो सकता है 20,000 हिट कर दे, ये प्रोबेबिलिटी है। क्या मार्केट रही है नैस्डैक, यूएस मार्केट, डेवलप मार्केट, एक साल में 40% के रिटर्न्स आपको कमा के दे रही है। जो लोग कहते हैं ना कि एफआईएस क्यों इंडिया में नहीं आ रहे, क्योंकि अगर आपको अपनी मार्केट में करेंसी रिस्क के बिना इतना बड़ा गेन मिल रहा है तो आप किसी और मार्केट में क्यों जाएंगे। बहुत सिंपल चीज़ है। सिर्फ 140 पॉइंट दूर रह गए हैं अब नैस्डैक में हम। और यूएस में जो डेटा आया अनएम्प्लॉयमेंट का, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। वो डेटा ऐसा था जिससे थोड़ा रिस्क ओपन हुआ, लेकिन ओवरऑल व्यू नहीं चेंज हुआ कि एक रेट कट आएगा इस दिसंबर की पॉलिसी में। 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन मार्केट लेके चल रहा है, वो मोर और लेस अब लॉक्ड इन है। और उसका सबसे बड़ा जो एक एविडेंस है वो आपको बॉन्ड मार्केट से मिलेगा। यूएस मार्केट में जो बॉन्ड मार्केट है, वहाँ 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो और घटकर 4.14 पर आ गई। ये आशीष जब 4.5 पर पहुँच गई थी तो बहुत लोगों को लग रहा था कि शायद रेट कट नहीं आएगा, लेकिन अब इसने एक चीज़ तय कर दी है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट यहाँ पर आएगा। टेक और ग्रोथ शेयरों में अच्छी रैली आई, तो आज हो सकता है आईटी आपको वापस इंडिया में सपोर्ट करे। ये एक पॉकेट होगी आज वॉच आउट करने के लिए। उसके बाद आज बाजार की नज़र आएगी अब जो सीपीआई और पीपीआई के जो आंकड़े आएंगे यूएस के, उनसे थोड़ा बहुत मूड होगा। और एक और चीज़ पर ध्यान रखें, हम चीन को ऑलमोस्ट भूल गए हैं। चीन पर नज़र रखें। अब चीन का जो सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस होने वाला है इस हफ्ते, वहाँ से क्या निकल कर आता है और उसका मेटल्स, कमोडिटीज़, केमिकल्स, इन पर सब पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट होगा। ब्रेंट $71 के आसपास स्टेबल है। अच्छा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्यों है कि इतनी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल वरी, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद ब्रेंट चलने को तैयार नहीं है $71 पर। इसका मतलब एक मुझे लग रहा है कि क्रूड तैयारी कर रहा है कोलैप्स की, 60 के करीब आने की। अगर वो हो गया तो हमारे लिए अपने आप एक वो गॉड सेंड एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और एक जो वीकेंड पे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, उसकी सिग्निफिकेंस समझना बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि जेरोम पावेल को निकालने का उनका कोई इरादा नहीं है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जो बहुत लोगों को लगता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी इरेटिक हैं, एक्सेंट्रिक हैं। देखिए, जब आप चुनाव लड़ते हैं तब एक अलग चीज़ होती है, जब आप एक बार पोजीशन ले लेते हैं ना, उसके बाद आप एक स्टेट्समैन की तरह बिहेव करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब तक प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक स्टेट्समैन की तरह बिहेव किया था, ठीक है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एनबीसी न्यूज़ से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वो चांस नहीं है करने का। मई 2026 तक पावेल साहब हैं वैसे वहाँ पर, और ट्रंप साहब ने उनको अपॉइंट किया था। वैसे खैर पावेल साहब खुद कह सके, पहले पावेल साहब भी कह चुके कि वो वैसे भी नहीं मुझे हटा सकते। वो भाई मेरी बुक्स पढ़ी बोले हाँ यार निकाल तो पाऊंगा
जो भी है, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो मतलब वहाँ पर कंटिन्यूटी रहने वाली है। तो ग्लोबल हैंडओवर से कोई दिक्कत नहीं, ग्लोबल हैंडओवर हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। मुझे लग रहा है अगर हमारी दिक्कतें आएंगी ना तो हमारे अपने कारणों की वजह से आएंगी, और आज अगर मार्केट में अगर वीकनेस आई तो वो सिर्फ और सिर्फ वो जो FMCG पर अगर आपकी वापस तलवार लटकी उसकी वजह से आएगी बेसिकली। ओके, तो ग्लोब का हैंडओवर बढ़िया है। ट्रेड सेटअप की बात कर ली जाए, फ्राइडे के क्लोज के बाद अपफ्रंट भी चर्चा हुई थी कि 3 दिन की FIIs की बाइंग के बाद थोड़ा सा मामला पस्त पड़ा है। तो ऐसे में सेटअप दरअसल स्टैकअप कैसा हो रहा है? पर बड़ा था तो बड़ा इवेंट का दिन, और रेजिलिएंट से नजर तो आए हम लोग। देखिए FI के जो नंबर्स है ना उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा, ग्रॉस नंबर्स पर भी नजर रखें आप। ग्रॉस नंबर से क्या मेरा मतलब होता है, FIs के हम नेट नंबर देखते हैं कि FIs ने इतने की बिकवाली की, उसमें क्या देखते हैं हम, अगर 15,000 करोड़ बाय किया और 12,000 करोड़ सेल किया तो 3,000 करोड़ की सेलिंग आ गई, नंबर दिखा दीजिए वो। तो अब लेकिन ये जो नंबर्स आ रहे हैं ना इसमें हम नंबर फोकस करते हैं कि 1,600 करोड़ DIs ने बाय किए और 1,800 करोड़ FI ने सेल किए। इसमें जो ग्रॉस नंबर था ना वो 12,000 और 13,000 करोड़ का था, मतलब बाइंग 12,000 करोड़ की हुई, सेलिंग 13,800 करोड़ की हुई। ये नंबर ऑन एन एवरेज 18 से 20,000 करोड़ के करीब होता है। तो अब क्योंकि हम दिसंबर में और अब हम हॉलीडे सीजन के काफ़ी करीब आ रहे हैं, 15 दिसंबर के बाद तो आपको खैर FIs के नंबर्स बहुत कम हो जाएंगे, मिनिस्क्यूल हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको इन नंबर्स को उस पर्सपेक्टिव में रख के देखना होगा कि काफ़ी FIs छुट्टी पे चले जाएंगे दिसंबर में, वो नॉर्मली ईयर एंड की हॉलीडेज़ पे जाते हैं, तो इस वजह से तो इस कॉन्टेक्स्ट में रख के देखिए उसको। लेकिन जो भी है सेल तो है, और इसने थोड़ा सा वो जो हमारा एक मोमेंटम बन रहा था उसको थोड़ा सा पंक्चर भी किया है, ठीक है। अब लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है इंडेक्स फ्यूचर्स में, वहाँ पर FIs के ऑलमोस्ट अब हम इवन स्टीवन मामले पे पहुंचने वाले हैं, 1.6 लाख और 2 लाख के करीब का मामला है। और चेंजेस देखिए, फ्राइडे को भी थोड़े से लॉन्ग ऐड हुए और थोड़े से शॉर्ट कट हुए FIs की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से काफ़ी लॉन्ग ऐड हुए। और इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है 547 करोड़ की, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है करीब करीब 1,600 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स आते थोड़े महंगे हो गए थे, इस वजह से वहाँ पर थोड़ी सेलिंग आ गई। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एक चीज़ बड़ी क्लियर है, बार बार बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है। फ्राइडे को भी आपको याद होगा पॉलिसी के बाद ज़्यादा मूव बैंक निफ्टी में आया था, 749 करोड़ की बैंक निफ्टी में बाइंग है, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। आप देखिए 4-5 दिन से लगातार बैंक निफ्टी में बाइंग है। बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, अगर सेलिंग आ भी रही है बीच बीच में तो निफ्टी की वजह से आ रही है। और अगर जहाँ तक लॉन्ग शॉर्ट की बात है FIs की तरफ से 1.63 लाख लॉन्ग, 2,600 ऐड हुए, 2 लाख 2,000 शॉर्ट, 3,300 कम हुए। और वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर, अब ग्राफ नहीं होगा टेबल आएगी, टेबल देखिए आप 45% पर अब हम पहुँच गए हैं लॉन्ग शॉर्ट के मामले में। सिर्फ 39,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रह गए, जो मामला एक समय पे 2,20,000 का था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बहुत जल्द हम वापस नेट लॉन्ग हो जाएंगे। 7 अक्टूबर के बाद सबसे कम शॉर्ट पोजीशंस FIs की तरफ से। 2 और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई फ्राइडे को, एक तो इंडिया विक्स नीचे आया, 2.67% नीचे आया इंडिया विक्स, हमारे कंफर्ट जोन के अभी भी नीचे है। और पुट कॉल रेशो कोलैप्स हो गया, ये एक अच्छी चीज़ है। पुट कॉल रेशो ऑलमोस्ट 1 पर आ गया, 1.24 से। तो अब हम वापस न्यूट्रल जोन में आ गए, बिल्कुल स्लाइटली ओवरसोल्ड जोन में ही आ गए, ये अच्छी चीज़ है। बैन में 2 स्टॉक्स ऐड हो गए, RBL बैंक और PVR INOX। और इतने शानदार नंबर्स पे भी PVR INOX नहीं चलता है, अब उसका क्लियर कट आपको मूव दिख रहा है, फ्राइडे को भी नहीं चला। और ऑलरेडी बैन में 2 स्टॉक्स हैं, ग्रैन्यूल्स और मन्नापुरम। सेटअप में बस थोड़ी सी FI के कैश नंबर जो हैं उसकी दिक्कत है, अदरवाइज सेटअप भी ठीक ठाक है। सेटअप ठीक ठाक, ग्लोब का हैंडओवर ठीक ठाक। तो फिर ऐसे में अब निफ्टी का अप्रोच, पिछले हफ्ते अपन लेके चल रहे थे 24,800 के निफ्टी के लक्ष्य हासिल हुए, एक्सपायरी के दिन हासिल हुए, उसके बाद मुनाफा बांध लिया था अपन ने। अब आज जब नई हफ्ते की शुरुआत हो रही है तो आपने एक वर्ड यूज करा कि शायद रेंज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ऐसे में आउटलुक ऑप्टिमिस्टिक है क्या? फर्दर अपसाइड की निफ्टी तैयारी कर रहा है क्या? अप्रोच क्या करूं? अभी भी टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए आपको अगर बाय करना है ना आशीष, या तो आप 24,500 पे खरीदें या 25,000 के ऊपर खरीदें। ओके, 24,800 से 25,000 की हमारी बात हुई थी, वो फंसने का जोन है, वहां पर बाय करने का मतलब नहीं है। तो पहले तो क्या सपोर्ट की बात करते हैं, 24,500 पर आपका आवरली सपोर्ट है, बहुत क्रूशियल है वो। और इंट्राडे में मुझे लग रहा है यहाँ से बाउंस आएगा अगर मार्केट वहाँ तक गया तो। और उसके बाद अगर वो टूटा तो 24,250 जहाँ पर आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, हमने जो बात की थी वो इंक्लाइनिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब वहाँ पर प्लेस्ड है। जब तक निफ्टी 24,250 के ऊपर है तब तक बेसिक टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, जो बड़ा टेक्सचर है वो बाय ऑन डिप्स का है। अब वो आप एग्जैक्टली कहाँ खरीदेंगे, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहले तो आपको 24,800 जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग का जोन था, हमने बार बार बात की थी, 50% रिट्रेसमेंट जोन पूरी फॉल का। और अगर वो क्रॉस हुआ तो 25,000 का जो साइकोलॉजिकल है, 25,000 पर
प्रोग्राम ट्रेडर्स बैठे होंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए। देखिए, जैसा आपने कहा, हमने 24,800 पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया था कि पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए और बाकी को उसके बाद आप हेज करके कैरी करिए। यहाँ पर जो बाकी की लॉन्ग पोजीशन है उन पर अब आप अपना क्लोजिंग स्टॉप लॉस बढ़ाकर ले आइए 24,450 पर, और ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो 23,300 या 23,400 से लॉन्ग है, ठीक है, या फिर 23,600 800 से भी लॉन्ग है, उनके लिए बाय जोन कहाँ पर होगा? एक लीप ऑफ फेथ बाय जोन होगा 24,500 से 24,600 का इंट्राडे के लिए विद स्टॉप लॉस 24,400। ये एक अप्रोच रहेगी मार्केट के लिए। सेल ट्रेड इफ़ एंड ओनली अगर आज पहले घंटे का लो ब्रेक हो जाए सेकेंड हाफ में, अगर सेकेंड आवर या थर्ड आवर में अगर पहले घंटे का लो ब्रेक हो जाए तब एक शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी स्ट्रिक्टली इंट्राडे में, उसका स्टॉप लॉस होगा डे हाई का। लेकिन पोजिशनली मेरा मानना अभी भी यही है, पोजिशनली जब तक आप 24,250 यानी कि 20 डेमा के ऊपर बंद दे रहे हैं तब तक इस मार्केट का टेक्सचर अब बाय ऑन डिप्स का है, वो नहीं बदला है। मार्केट का टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है, वो नहीं बदला है, और कंडीशन ये है कि 24,500 के जितना करीब मिल सके वहां पे, या फिर 25,000 के ऊपर जाए तो बाय है। और डिप्स में खरीद रहे हैं तो 24,250 के स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करें। निफ्टी बैंक शेड बेहतर, हमने पूरी पिछली सीरीज में देखा, जाते जाते बढ़िया आउट परफॉर्मेंस और पिछले कई दिनों से आउट परफॉर्म करता चला गया। फ्राइडे की पॉलिसी जो आई थी नेट बैंक्स के लिए पॉजिटिव है, बैंक्स के मार्जिन्स के लिए पॉजिटिव है, और जितने जो ऑप्टिमिस्टिक भी थे उनको भी डिलीवर कर दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग 25 बेसिस पॉइंट सीआरआर कट की बात कर रहे थे, आप 50 बेसिस पॉइंट गया, तो पॉलिसी तो अच्छी रही, इसीलिए इंट्राडे में एक बढ़िया रिकवरी भी आई। ऐसे में बैंक की पोजीशनिंग कैसी अभी भी बेहतर दिखता है वीज़ावी निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में कोई एफएमसीजी होगा, कोई रिलायंस बैठा होगा। बिल्कुल, देखिए फ्राइडे को ना बैंक निफ्टी ने सबसे शानदार ट्रेड दी थी। सुबह हमारी बात हुई थी कि पॉलिसी में अगर शुरू की वीकनेस की वजह से मार्केट गिरे तो वहाँ पे बाय कर लीजिए, पॉलिसी के उसका स्टॉप लॉस लगा दीजिए। 600 पॉइंट बैंक निफ्टी 5 मिनट की कैंडल में भागा जब उन्होंने सीआरआर कट का अनाउंसमेंट किया। तो खैर एनीवे, यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट है आपका 53,160 पर, वो क्या है? फ्राइडे का लो यानी कि पॉलिसी डे लो। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आशीष आपका 52,685 से 52,850, जो वेडनेसडे और थर्सडे का लो था बैंक निफ्टी का। पोजिशनली अगर आप बैंक निफ्टी में लॉन्ग हैं, और आप होने चाहिए बैंक निफ्टी में लॉन्ग, हमारी लगातार बात हुई है, तो अब आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके ले आएँ क्लोजिंग बेसिस पर 52,850 पर। यहाँ से थोड़ा डीप है, 650 पॉइंट दूर है यहाँ से, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन अगर आपका व्यू ऑल टाइम हाई और उससे ऊपर का है तो आपको वो फिर रखना होगा, स्पेशली अगर आप बहुत लोअर लेवल से लॉन्ग हैं। तो यहाँ बाय कहाँ पर बनेगा? 53,100 से 53,300। अगर आपको मार्केट किसी भी तरीके से नॉक दे दे वो 53,100 से 53,300 का, तो एक बाय बनेगा 52,850 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी के लिए बैंक निफ्टी में सेल ट्रेड नहीं है। बैंक निफ्टी में सेल ट्रेड होगी अगर 52,685 के नीचे आप निकल जाएं और उसके नीचे आप सेटल हो जाएं। अगर वहाँ सेटल हो गए तभी सेल ट्रेड ओपन होगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी में सेल ट्रेड नहीं है। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ बहुत है, और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक स्ट्रांग है, जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रांग है, जिस तरीके से पीएसयू बैंक स्ट्रांग है, और जो पॉलिसी का सपोर्ट मिला मार्केट को, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी में अभी भी बेसिक टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। बिल्कुल ठीक, बैंक निफ्टी में भी टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का है। गिरावट में खरीदारी करने के ही भारतीय बाजारों में आप मौके ढूंढिए। ये बाजार शायद अभी और अनफिनिश्ड बिजनेस है, ऊपर के दायरे और खुलते हुए नजर आए। सीएनबीसी आवाज का मंडे का मॉर्निंग पैनल भी आपको स्क्रीन पे नजर आएगा।